हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सोल्यूशन चैप्टर का हम पढ़ेंगे टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म कि ये कोलिगेटिव है क्या। ये जो कोलिगेटिव शब्द है ये को एवं लिगेयर से बना है। ये ध्यान दीजिए, को का मतलब होता है टुगेदर और लिगेयर का मतलब होता है टू लिंक, जोड़ना। यानी एक साथ जो गुण जुड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुणधर्म। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको पढ़ाए थे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ये जो है, जब आप किसी द्रव घोलक में ठोस घुल्ले को आप घुलाते हैं तो क्या होता है, घोलक जो द्रव है उसका वाष्प दाब घुल्ले के कारण कम हो जाता है। और राउल्ट लॉ में आपको एक आया था P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N2 बाई N1 प्लस N2। ये जो है आपका ये चीज़, ये समीकरण, ये व्यंजन आया था आपको, ये राउल्ट लॉ में आया था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये P0, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये P0 है क्या, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। PS क्या है, ये है घोल का वाष्प दाब। और ये आपका P0 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब में कमी, इंग्लिश में बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आपका P0 माइनस PS बटा में P0, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। और ये जो पोजीशन है, ये क्या है, ये N2 क्या है, घुल्ले के मोल की संख्या। N1 क्या है, घोलक के मोल की संख्या। N1 प्लस N2 क्या है, घुल्ले का मोल प्रभाज। अगर ये ऐसे रहता N1 और N1 प्लस N2, तब ये हो जाता घोलक का मोल प्रभाज, क्योंकि N1 ऊपर रहता, यहाँ N2 ऊपर है तो घुल्ले का मोल प्रभाज है ये। अब यहाँ पर आइए, ये तो रहा हमारा क्या, ये हमारा है राउल्ट लॉ का जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए ये व्यंजन था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है आप कोई दो पात्र ले लो, इसमें घोल का मतलब क्या होता है, घोल का मतलब होता है घोलक में कोई ठोस घुल्ले घुला हो, ये द्रव रूप में और ये ठोस रूप में। तो घोल कैसा बनेगा, द्रव बनेगा, घोल जो है द्रव रूप में। और ये ले लो, और ये जो है ये तुम्हारा शुद्ध घोलक है यहाँ पर, और इसमें क्या है, ये घोल है, यानी इस वाले में घोलक में घुल्ले को घुलाया गया है, द्रव घोलक में ठोस घुल्ले को घुलाया गया है। अब देखो, ये शुद्ध घोलक, ये द्रव है, इसका वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा। लेकिन यहाँ पर एक और शुद्ध घोलक ले लो और उसमें कोई ठोस घुल
घुल्ल डाल दो तो इसका वाष्प दाब, इस घोलक का वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उस द्रव घोलक में क्या डाला है, ठोस घुल्ल डाला है। ठोस घुल्ल डालने के कारण ये क्या हो गया, घोल हो गया। और यहाँ पर ये शुद्ध घोलक है, इसमें कोई घोल नहीं है। यहाँ पर क्या है, देयर इज ओनली क्या, सॉल्वेंट, बट इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस मिक्सचर देयर आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसमें क्या है, लिक्विड, इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन। अब यहां पर वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा, शुद्ध घोलक का। शुद्ध घोलक का यानी P0 जो है ये अधिक होगा, और ये घोल है, घोल का क्या माने हो, घोल का वाष्प दाब PS, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P0, तो P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है शुद्ध घोलक है, ये घोल है। आप एक कैसे कीजिए, आप दो पात्र ले लीजिए, 2 कटोरा ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए आप, और दोनों में जल को उबालिए। दोनों उबल रहा है सेम टेम्परेचर पर। एक में आप चीनी या नमक डाल दीजिए। जिसमें चीनी या नमक डालेंगे उसका वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि आपने उस द्रव घोलक में क्या डाला, ठोस घुल्ल डाला। और इस वाले में आपने ठोस घुल्ल नहीं डाला, इसमें क्या है, शुद्ध घोलक है, तो इसका वाष्प दाब अधिक, इसका वाष्प दाब, घोल का वाष्प दाब कम और शुद्ध घोलक का वाष्प दाब अधिक। अब देखिए, यानी ये जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कहता है कि किसी शुद्ध घोलक में जब आप ठोस घुल्ल डालते हैं तो उस घोलक का वाष्प दाब घट जाता है, कम हो जाता है। और ये कितना कम हो जाता है, वाष्प, घोल के वाष्प दाब में कमी कितनी होती है, घुल्ल की मात्रा पर निर्भर करता है। घोल का वाष्प दाब, घोल के वाष्प दाब में कमी ये किस पर निर्भर करता है, घुल्ल की मात्रा पर, यानी घुल्ल के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि घुल्ल की मात्रा पर। ये जो है आपका घुल्ल की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि घुल्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आपको हम बता देते हैं यहाँ पर, जिसे मान लीजिए ये आपका, ये भी शुद्ध घोलक है, घोलक कर दीजिए, और ये भी घोलक है। आप दोनों में अलग अलग, जैसे इसमें डाल दीजिए 1 मोल यूरिया, और इसमें डाल दो 1 मोल सुक्रोज, C12, H22, O11 चीनी, इसका रासायनिक नाम सुक्रोज है। अब देखो दोनों 1 मोल है, तो दोनों के वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, बराबर, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूट और द अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल। यहाँ पर दोनों घोल में घुल्ल की मात्रा सेम है। अब आइए, यहाँ पर दोनों के वाष्प दाब में कमी बराबर हुई, क्यों, क्योंकि दोनों की मात्रा सेम है। अब ये नहीं देखेगा कि किसकी प्रकृति कैसी है, या अगर मान लो इसमें तुम डाल दो NaCl, तो ये हो गया आयनिक और ये हो गया कोवलेंट यानी ऑर्गेनिक। फिर भी, इसके बावजूद भी ये नेचर पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या डाला है घुल्ले में, ऑर्गेनिक डाला, इनऑर्गेनिक डाला, उससे मतलब नहीं है। आपका मतलब है कि मात्रा आपने कितनी डाला, मात्रा आपने दोनों सेम डाला। जब दोनों मात्रा सेम डाला तो वाष्प दाब में कमी सेम होगी, यानी वाष्प दाब जो है, घोल के वाष्प दाब में कमी या घोलक के वाष्प दाब में कमी घुल्ल की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि घुल्ल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर ये तो समझाने के लिए किए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, हम इसे मिटा रहे हैं। आदर्श घोलों के वैसे गुण जो घोलक की
निश्चित मात्रा में घुले हुए घुल्ले के कणों की संख्या यानी मात्रा पर निर्भर करते हैं, न कि घुल्ले की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। वही चीज है कि यहाँ पर आदर्श घोलों के वैसे गुण जो घोलक की निश्चित मात्रा में घुले हुए घुल्ले के कणों की संख्या यानी मात्रा पर निर्भर करता है, न कि घुल्ले की प्रकृति पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ये जो है याद रखिएगा, कणों की संख्या का मतलब क्या हुआ? मात्रा यानी मोल की संख्या पर निर्भर करता है, न कि घुल्ले की प्रकृति पर, यानी वो घोल कैसा है, वो घुल्ले कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये देखता है कि जो घुल्ले घुला हुआ है वह उसकी मात्रा कितनी है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये तो रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा अणुसंख्य गुणधर्म का परिभाषा। और जो अभी हमने उसके पहले में पढ़ाया वो क्या था? राउल्ट लॉ के लिए क्या? वेपर प्रेशर किसके लिए? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये क्या है? अणुसंख्य जो गुणधर्म है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी आपको बताया कि ये को एवं लिगियर से बना है, यानी एक साथ घोल के वैसे गुण जो एक साथ जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। और ये जुड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ये वाष्प दाब में कमी पर निर्भर करते हैं। वाष्प दाब में जो कमी होती है, यानी किसके चलते कमी होती है? घुल्ले की मात्रा के कारण कमी होती है। तो आप कह सकते हैं कि घोलों के वैसे गुण जो घुल्ले की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 होते हैं। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, दूसरा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन का मतलब कमी। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परिसारक दाब। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये 4 होते हैं, और ये चारों जो हैं
ये चारों घुल्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये चारों गुण एक दूसरे से अटैच हैं, लिंक हैं, तभी तो इनको क्या कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द amount of solute dissolved in a definite amount of solvent, या हम कह सकते हैं कि घोलक की निश्चित मात्रा में घुल्य के कणों की संख्या या घुल्य की मात्रा पर जो गुण निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो है आपको देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड दे आर टुगेदर लिंक टुगेदर। कैसे लिंक, कैसे, विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये घुल्य की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बल्कि घुल्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे, पहला क्या है, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। अब ये जो है आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, ये क्या कहता है, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। आपको पता है, अभी हमने पढ़ाया भी कि याद रखिए, घोलक, शुद्ध घोलक और ये है घोल। घोल जैसे ही कहें आपके मन में क्या आएगा, घोलक में क्या मिलाया, क्या घुलाया गया है, घुल्य। अब आइए, घोलक का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है जी, अधिक होता है। और ये कब होगा, जब किसी द्रव घोलक में, जब किसी द्रव घोलक में ठोस घुल्य घोलाया जाता है तो प्राप्त घोल का वाष्प दाब शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर P0 इज ग्रेटर देन PS। यहाँ पर शुद्ध घोलक के वाष्प दाब से कम, यानी सॉल्यूशन का, घोल का वाष्प दाब कम और घोलक का वाष्प दाब अधिक होता है। और इसी को तो राउल्ट ने अभी बताया आपको, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N2 बाई N1 प्लस N2। ये राउल्ट का नियम है। इसमें इसको क्या बोलेंगे, P0 माइनस PS को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में कमी। और P0 माइनस PS बटा में P0 को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। और इसको क्या बोलेंगे, घुल्य का मोल प्रभाज। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है P0 माइनस PS, P0 क्या है, शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, PS घोल का वाष्प दाब। इसको हम क्या कहेंगे, घोल के वाष्प दाब में कमी। P0 माइनस PS बटा P0, इसको क्या कहेंगे, घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। अब देखो, ये N2 N1 प्लस N2 ये क्या है, घुल्य का मूल प्रभाज। अभी आया था ना ये कि P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर N2 बटा में N1 प्लस N2। ये सूत्र, ये व्यंजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वाष्प दाब में कितनी कमी हो रही है,
जितना कि घुल्य घुला हुआ है। यही ना घुल्य का मोल प्रभाज है, एकदम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए क्लियर है। राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स जो है ये यहाँ पर ये वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी कितनी होगी, जितना कि घोलक में घुल्य की मात्रा घुली हुई रहेगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारा हो गया, ये क्या है, घोल के वाष्प दाब में कमी। ये क्या है, घोल के वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, घुल्य का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ घुल्य। अब देखो अगर तुम चाहो तो इस व्यंजन से हम अणु घुल्य के अणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। घुल्य राउल्ट्स लॉ ऐसे करते हैं, राउल्ट्स लॉ से घुल्य के अणु द्रव्यमान की गणना या निर्धारण, द्रव्यमान का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो है आपका, ये देखो यही न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि W2 ग्राम घुल्य W1 ग्राम घोलक में घुला हो तथा घुल्य का, यहाँ लिख देते हैं नीचे, तथा घुल्य का अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बराबर M2 और घोलक का अणु द्रव्यमान बराबर M1। ध्यान रखिएगा, घुल्य का भार W2, घोलक का भार W1। तुमको ये पता है मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। तब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो N1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 बटा में M1 एवं N2 बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार, घुल्य का दिया गया भार W2 और घुल्य का अणु द्रव्यमान कितना, M2। अब देखो यहाँ पर तुम इसमें रखो इसको, तो ये हो जाएगा P0 PS P0। अब यहाँ पर क्या है, ये N2 बटा में N1 प्लस N2। N2 के जगह क्या रखोगे, W2 बटा में M2। N1 के जगह W1 M1 W2 M2। ये जो चीज़ है आपका ये रहा, यानी हम कह सकते हैं ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, यानी और P0 PS P0 बराबर W2। ठीक है, इसको रहने दो, इसको, ठीक है, इसको हटाइए मत। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो समीकरण है, अब यहाँ पर ये जो है P0 माइनस PS, अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारा N2 कहाँ से आया, N2 यानी घुल्य के मोल की संख्या बराबर क्या है, घुल्य का भार दिया गया बटा में मोलर द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। W1 क्या है, घुल्य का भार दिया गया भार बटा में M1 क्या है, घोलक का भार बटा में घोलक का अणु द्रव्यमान या घोलक का मोलर द्रव्यमान। अब देखो अगर मान लो ये तो हो गया हमारा कि यहाँ से हम M2 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर घुल्य जो है, घोल अगर तन्नु हो, तन्नु घोल का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट, जिसमें घुल्य की मात्रा पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर में आगे कि क्या है कि यहाँ पर यदि तन्नु घोल हो तब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर। तो N2 को
N2 को N1 की तुलना में नगण्य माना जाता है। कब? यदि तन्नु घोल के लिए, तन्नु यानी डाइल्यूट घोल के लिए हर अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, तन्नु घोल के लिए हर के N2 को N1 की तुलना में नगण्य माना जाता है। तो तब क्या हो जाएगा? ये P0 माइनस PS बटा में P0, ये क्या हो जाएगा? ये N2, और ये नीचे से N2 हट जाएगा, क्योंकि N2 को N1 की तुलना में हम क्या मान लिए हैं? नगण्य। तो N2 बटा में क्या? N1। N2 के जगह क्या लिखोगे? W2 M2 W1 M1 बराबर क्या कह सकते हैं हम? P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा W2 गुणा में M1, नीचे है W1 गुणा में M2। ये जो है आपका, ये क्या है? ये है आपका N2। यहाँ से N2 क्यों हमने हटाया? तन्नु घोल के लिए। अगर घोल हमारा तनु नहीं रहता, घोल हमारा सांद्र रहता, यानी तन्नु से ज़्यादा सांद्रण वाला रहता, तब हम N2 को कतई नहीं हटाते, यहाँ पर ये N2 रहता। लेकिन चूंकि घोल तन्नु है, इसलिए हर में N2 को N1 की तुलना में नगण्य मान लेने पर N2 बटा N1। अब ये देखिए, अब आप इससे M2 निकाल सकते हो कि नहीं? इस सूत्र से P0 दिया हो, PS दिया हो, P0 दिया हो, ठीक है, W2 W1 M1 दिया हो, तो यहाँ पर ये M2 निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। अब ये देखिए, एक चीज़ इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रहे हैं इसमें। ये तो तन्नु घोल के लिए है, लेकिन आपको ये निर्धारित करने में दिक्कत होगी कि घोल तन्नु है या सांद्र है, हम कौन सा यूज करें? N2 को हटाएं। अगर तन्नु घोल रहेगा तो N2 को हटाना है, और अगर तन्नु घोल नहीं रहेगा तो ये N2 बटा N1 प्लस N2 रहेगा, और तन्नु घोल के लिए ये N2 नहीं रहेगा। तो अब ये जो है, इस दुविधा को हटाने के लिए एक आपको हम नियम बता रहे हैं। पहले इसका अभी हमारा जो सूत्र आया, जैसे ये राउल्ट लॉ का ये जो नियम व्यंजन है, इसमें एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे आपको ये तो पता नहीं है कि घोल कैसा है, सांद्रण है, सांद्र घोल है या तन्नु घोल है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर तन्नु घोल अगर है तब हम यहाँ से N2 हटाते हैं, अगर सांद्र घोल है तो हम यहाँ N2 लगाते हैं। इस दुविधा से बचने के लिए हम करेंगे क्या कि ये राउल्ट का समीकरण है ना, ये मेरा समीकरण नहीं है, ये राउल्ट का समीकरण है। आप इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, दोनों साइड को आप क्या करेंगे? यहाँ पर इनका व्युत्क्रम लेने पर, इनका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा? उलट दीजिए, P0 PS, अब यहाँ N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा? N2। अब देखो P0 बटा में PS, अब यहाँ पर N1 बटा में N2, ये देखिए हो जाएगा कि नहीं? ये जो है N1 और ये N2, N1 प्लस N2 बटा में N2 हो जाएगा, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, अब आप 1 को इधर लाइए, P0 माइनस PS
पी नॉट माइनस पी एस, ये 1 इधर आएगा तो -1 N1 और ये बटा में N2। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, पी नॉट ये जो है ये माइनस, ये क्या जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, नीचे क्या है पी नॉट माइनस पी एस बराबर N1 बटा में N2। अब देखो ये निकलेगा तो माइनस होगा, माइनस और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी एस, और ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या होगा N1 बटा में N2। ये कट गया, ऊपर क्या बचा पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बराबर N1 बटा में N2। अब देखिए, अब आप इसको फिर सीधा कर दीजिए, यानी व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा पी नॉट पी एस बराबर N1 N2। अब यहाँ पर ये देखिए ये आ गया आपका, यानी पी नॉट हो जाएगा पलट जाएगा N2 बाई N1। अब देखो ये है आपका N2, याद करो W2 बटा में M2, N1 W1 बटा में M1, यानी हम कह सकते हैं फाइनल पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस। अब ये क्या हो जाएगा W2 M1 W1 गुणा में M2, ये ऊपर है और ये ऊपर जाएगा W1 गुणा M1, W2 गुणा M1, नीचे W1 नीचे आएगा M2। अब आप यहाँ से ये देखिए ये जो समीकरण आया, व्यंजन आया, ये सांद्र घोल हो या तनु घोल हो, ये दोनों के लिए यूजफुल है, ये ध्यान रखिएगा। पी नॉट माइनस पी नॉट क्या है शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, पी एस घोल का वाष्प दाब, और आप जानते हैं पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस को क्या बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहाँ से आप M2 बराबर निकाल सकते हो, ये जो भी अगर ये ज्ञात हो ये ज्ञात हो और ये ज्ञात हो तो M2 निकाल सकते हो, क्योंकि M2 क्या है, M2 है तुम्हारा घुल्ले का क्या, घुल्ले का अणुद्रव्य, ये क्या मोलर द्रव्यमान। M2 को निकाल सकते हो, क्या है घुल्ले का अणु द्रव्यमान या घुल्ले का मोलर द्रव्यमान। आप यहाँ M1 क्या है घोलक का है, तो इस सूत्र के द्वारा आप चाहे वह सांद्र घोल हो या तन्नु घोल हो, और वो वाला जो बताएं हम वो किसके लिए है, वो सिर्फ सांद्र घोल के लिए, उसमें आपको एक झंझट करना है, उसमें एक टेंशन पालना है कि यहाँ से N2 हटाएं कि नहीं हटाएं। अगर तन्नु घोल है तो हटाना पड़ेगा और सांद्र घोल है तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये सूत्र ऐसा है, यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ये जो है ध्यान दो इधर पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट है, यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट, यानी ये जो है पी एस है, यहाँ पी नॉट की जगह पी एस लग गया। तो ये जो सूत्र है आप आंख मूंद करके इस सूत्र का इस्तेमाल जो है, सूत्र का उपयोग तन्नु घोल और सांद्र घोल दोनों के लिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये हमारा पहला है, दूसरा तीसरा अभी चौथा बाकी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, आप वीडियो का नोट्स बनाते चलिए, बगैर नोट्स का इस वीडियो का या किसी वीडियो का कोई फायदा नहीं है। जितने भी वीडियोज हैं उन सभी का आप नोट्स बनाते चलेंगे, तभी इस वीडियो का फायदा होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।